Hello students and welcome to the fourth part of your CG Board Class 10th Science PYQ series। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 4 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो 2022 से यहाँ पे सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। 3 डिफरेंट सेट्स का ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तीनों में ही आपको पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव होते हैं ना, तो जो सारे प्रॉपर्टीज़ है लाइक एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ पे पूछा है आपसे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस के लिए पूछा है कि वो कैसे चेंज होता है पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग पीरियड्स में मूव हो रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चेंज होता है जब हम लोग ग्रुप्स में मूव हो रहे हैं, और फिर वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होता है जब हम लोग ग्रुप्स में मूव हो रहे हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो मतलब चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ऑलरेडी समझाई थी कि कैसे पीरियोडिक चेंजेस आते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज़ में। तो आप वो वाले वीडियो को एक बार चेकआउट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे भी आपको इस आंसर्स को समझाती हूँ कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो क्या है कि आप किसी भी एटम की जब बात करें तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से लेकर के उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं उसका एटॉमिक रेडियस। अब जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया और ये इसका सेकेंड शेल, तो न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ सेकेंड शेल तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब भी हम लोग पीरियड्स में मूव होते हैं, तो आप जब 7th पीरियड में हो, मान लो 7th पीरियड, क्योंकि टोटल 7 पीरियड्स होते हैं ना, तो फर्स्ट से लेकर के 7 तक, मान लो आप 7th या 3rd या 4th किसी भी पीरियड में हो, नंबर ऑफ शेल जो होता है ना वो जब आप ऐसे लेफ़्ट टू राइट मूव होंगे तो वो सेम रहता है, उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आता है। लेकिन हर बार नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो एक-एक करके इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाने से डिक्रीज़ होता है। उसका रीज़न है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज़ होते रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास आते जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास आते जाएगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। देन दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि न्यूक्लियस एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड अट्रैक्ट करता है तो लगता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उस एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जब भी हम लोग ग्रुप में मतलब पीरियोडिक टेबल में हम लोग ग्रुप्स में मूव हो रहे हैं, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होते जाता है। इसका रीज़न है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे-जैसे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे-वैसे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो कम होता जाएगा, और इसीलिए जो नया एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको लेस फ़ोर्स के साथ में वो अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है आयोनाइज़ेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में ही मूव हो रहे हैं। तब आयोनाइज़ेशन एनर्जी क्या होता है, या फिर इसको आयोनाइज़ेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसमें क्या आप डेफिनेशन लिखोगे कि जब भी किसी भी एटम को अपने आउटर मोस्ट और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट उसका शेल होता है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है, तो जो एनर्जी लग रहा है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर जहाँ जैसे हम लोग को पता है कि ग्रुप में अभी यहाँ पे भी देखिए कि जब टॉप से बॉटम हम लोग मूव हो रहे हैं, जो यहाँ देखे थे, टॉप से बॉटम जब हम लोग मूव होते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा होते जा रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियस से फिर से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। अगर न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो तो कम है, तो ऑब्वियसली उसको निकालना ईज़ी हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होते जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होता है। इनका क्या एक रेगुलर ट्रेंड है वो पूरा हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में देखे थे। तो अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है इसमें तो आप वो वीडियो चेक कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आया था यहाँ से 4 मार्क्स का। तो अगर आप वैसे देखोगे तो एक तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया। अब ऑब्वियसली वो तो सारे सेट में डिफरेंट आएगा क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिफरेंट आते हैं। लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है, तो तीनों सेट में सेम क्वेश्चन आया था 2022 में, यानी कि ओवरऑल इस लेसन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2022 में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 11। आइडेंटिफाई करना है और लिखना है कि इस एलिमेंट का नेम क्या है।
आपको एटलीस्ट 30 तक एटॉमिक नंबर्स के साथ में एलिमेंट का नाम याद करना है, 1 से लेकर के 30 तक का। इतने में आपका जो है वो ईज़िली पेपर बन जाएगा। हाँ, लेकिन अभी 10th में है तो आप 1 से 20 तक भी करके देखिए। इतने में भी आई होप कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सही हो जाएगा। तो 1 से 20 तक अभी से लेकर के आपका एग्ज़ाम डेट शीट आ ही गया है, मार्च से एग्ज़ाम है। आपके पास में मान के चलिए कि अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम तो है, तो अगर आप चाहो तो ईज़िली आप 1 से लेके 20 तक का तो याद कर ही सकते हो। तो वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो है सोडियम, जिसको कि Na से डिनोट किया जाता है। अगर आपको सिंबल नहीं भी याद हो रहा है, एटलीस्ट नेम तक याद कर लेना कि सोडियम का 11 है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है, राइट द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वो कौन से ग्रुप में आता है, आपको ये बताना है। तो 11 जो है, यानी कि जो सोडियम है, वो ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट उसके बाद में राइट द पीरियड टू विच दिस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिलोंग। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कौन से पीरियड में आता है। पीरियड फाइंड करना इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, आपको सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। जैसे ये 11 है तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे 2 8 1। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, आई होप ये आपको आता होगा, वो भी मैं लेसन के एक्सप्लेनेशन में समझाई थी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना आता है तो आप वो चेक कर सकते हैं। और 9th वाले वीडियो में सर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखना। तो अगर आप 9th क्लास वाला इस लेसन पे जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप काउंट करो कि कितने बार आप यहाँ पे नंबर्स यूज़ किए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो 3 नंबर यूज़ किए हैं तो इसका पीरियड जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा यहाँ पे 3, थर्ड पीरियड में ये बिलॉन्ग करता है। तो ये एलिमेंट थर्ड पीरियड में बिलॉन्ग करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है लास्ट में, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख ही देंगे। अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे होता है 20, 20 के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 8। अभी अगर टोटल करोगे तो कितना होगा, 8 8 16 और ये +2 करेंगे तो 18। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट 2, ये हो गया 20 के लिए। अगर मैं पूछूँ कि ये जो 20 है वो क्या है, तो आप नेम याद कर लो, कैल्शियम है। उसके बाद ये कौन से पीरियड में बिलॉन्ग करता है, ये क्वेश्चन आता है। तब उसके लिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे काउंट करो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये फोर्थ पीरियड में बिलॉन्ग करता है। हाँ, अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये जो लास्ट में 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि ये सेकेंड ग्रुप का है। और इससे पहले सोडियम में यहाँ 1 लिखा हुआ था, तो ये फर्स्ट ग्रुप का था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि हाँ 2 है तो सेकंड और 1 है तो फर्स्ट ग्रुप। ये सिर्फ 1 और 2 पे ही काम आ रहा है। इसके बाद अगर 3 आ रहा है तो ये थर्ड ग्रुप का नहीं होता है। अगर 3 आता है तो फिर ये 13th ग्रुप का है। अगर 4 आ रहा है तो ये 14th ग्रुप का है। अगर 5 आ रहा है तो ये 15th ग्रुप का है। क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल अगर देखे होंगे तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड ग्रुप तो ऐसे बनाते हैं, उसके बाद इस टेबल में ऐसे करके गैप रहता है एंड फिर यहाँ से टोटल 6 ग्रुप्स हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो 1 और 2 ग्रुप यहाँ है, उसके बाद ये 13 14 15 16 17 और 18। तो अगर लास्ट में 3 4 5 6 7 8 है तो वो 13 14 15 16 17 18 ग्रुप का है रिस्पेक्टिवली। और 1 और 2 है तो वो ग्रुप 1 और 2 का ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2023 के क्वेश्चंस। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आया था 23 में, जो कि यहाँ पे पूछा है आपसे 4 मार्क्स का। आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को कि कौन किसका एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है, और उसका रीज़न भी आपको देना है। तो पहला दिया है मैग्नीशियम और कैल्शियम। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इजी पड़ेगा आपके लिए। ये 17 होगा, 7 लिखा हुआ है। क्लोरीन का 17 होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और क्लोरीन का है 17। आपको बताना है कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। रीज़न क्या है, एटॉमिक रेडियस के लिए याद कर लेना आप कि जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव होते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम मूव होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे फ़िलहाल मैग्नीशियम और क्लोरीन अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम इधर कहीं होगा और क्लोरीन इस तरफ। तो जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि सेम पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होते जाता है। इसीलिए मैग्नीशियम का रेडियस ज़्यादा है और क्लोरीन का कम। नेक्स्ट दिया है सोडियम और पोटेशियम। अगर इन दोनों को देखोगे तो सोडियम ऊपर रहता है और पोटेशियम नीचे। अब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे मूव होने में एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इस वजह से सोडियम और पोटेशियम को अगर कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम का जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सोडियम के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2023 में। नेक्स्ट आते हैं 2024 में। यहाँ पे भी 4 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आया था। सेम वैसे ही है, एटॉमिक नंबर है 3 एलिमेंट्स का।
5, 7 और 10 दिया हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एलिमेंट ग्रुप 18 को बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप 15 को बिलोंग करता है और कौन सा ग्रुप 13 को बिलोंग करता है, और क्या ये सारे ही एलिमेंट सेम पीरियड के हैं। अब क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। 5 के लिए लिखेंगे हम लोग 2, 3। 7 के लिए लिखेंगे हम लोग 2, 5 और 10 के लिए हम लोग लिखेंगे 2, 8। अब आपको पता है जहाँ 3 लिखे हैं वो 13th ग्रुप, 5 लिखे हैं वो 15th ग्रुप और 8 लिखे हैं वो 18th ग्रुप। तो वैसे करके आप इनका आंसर दे सकते हो। उसके बाद पूछा है क्या ये सारे सेम पीरियड में हैं, तो देखो ये कितना हो गया 1 और 2, तो सेकेंड पीरियड का। यहाँ भी 1 और 2 तो ये भी सेकेंड पीरियड का। यहाँ भी 1 और 2 तो ये भी सेकेंड पीरियड का। तो ये सारे ही सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, वो है सेकेंड पीरियड। तो कितना ईजी है ये क्वेश्चन और आपको 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चंस। चैप्टर 5 है आर एनवायरमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसका डेफिनेशन आया था 2 मार्क्स का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इकोसिस्टम का डेफिनेशन मैं सजेस्ट करूँगी अपने साइड से कि ज़रूर पढ़ लेना। और हाँ, चैप्टर 4 से अभी तक आपको पैटर्न देख करके समझ में आ गया होगा कि टॉपिक्स आपको क्या क्लियर करने हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स हैं उनको, और ये सारी चीज़ों का डेफिनेशन। इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल में ये इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है इसको सॉल्व करने बनना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, अभी तक तो आपको लग ही गया होगा। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन ये थ्योरी पार्ट है। चैप्टर 5 में आपको कुछ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, मैक्सिमम थ्योरी है। डेफिनेशन डेफिनेशन ही याद करना है यहाँ से, और वो भी ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो वो बन जाएगा। So ecosystem is a self-coordinated system due to interrelationship of environmental components। एक सेल्फ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप होता ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इसके अलावा आप दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर इन अ स्पेसिफिक एरिया। दोनों ही डेफिनेशंस जो है वो सही है। आपको जो समझ में आए, ऐसा नहीं कि हाँ ये लेंदी है तो मैं इसको नहीं कर रहा या फिर नहीं कर रही, मुझे शॉर्ट वाला करना है, ऐसा नहीं है। वो अगर आप मीनिंग वाइज देखोगे तो दोनों ही अच्छा है, स्टेटमेंट वाइज भी देखोगे तो दोनों अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस वजह से नहीं कि ये बड़ा है, बल्कि इसका जो आपको वर्ड लगेगा ना वो ईजी लगेगा याद करने में। वैसे भी आप चाहो तो दोनों में से जो आपको बेटर लग रहा है वो आप याद कर सकते हो और उनको एग्ज़ाम में लिख सकते हो। सिर्फ डेफिनेशन ही पूछा है तो यही लिखा जाएगा उसमें। नेक्स्ट उसके बाद में व्हाट इज़ कॉल्ड एन एबायोटिक कंपोनेंट, और उसके बाद में व्हाट इज़ कॉल्ड डिकम्पोज़र। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस तीनों ही सेट के। ये 2019 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, मतलब 2019 का है जो 22 में रिपीट हुआ था, और ये 18 का है, ये भी 22 में रिपीट हुआ था। तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दोनों का डेफिनेशन याद कर लेना एक बार, नेक्स्ट वो भी आया ही है। तो एबायोटिक कंपोनेंट, तो एन एबायोटिक कंपोनेंट रेफर्स टू नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, उनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, इतने सारे हैं। और दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और वहीं पे लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। दोनों डेफिनेशन ईजी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद करो, और अभी बायोटिक कंपोनेंट्स का बोली वो भी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे भी दोगे सॉइल और एयर, भले ही आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं मांगा है लेकिन आपको अपने साइड से देना है। इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता इसलिए उसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स का देंगे। डिकम्पोजर्स का भी देंगे, तो डिकम्पोजर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंगी, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इकोसिस्टम में रिसाइकिल करने का काम करते हैं। दूसरा डेफिनेशन, डिकम्पोजर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड ऑब्टेन करता है डेड और डिकेइंग कार्बनिक मैटर से। एग्जाम्पल वही फंगी और बैक्टीरिया। तो आपको जो डेफिनेशन बेटर लगे आप वो याद कर लो। 2023 में आते हैं, फिर यहाँ से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है, दिख रहा है आपको। पहला प्रोड्यूसर क्या होता है, दूसरा स्केवेंजर फूड चेन क्या है, और तीसरा बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। ये 2019 का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ था। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, टिपिकली प्लांट या फिर एल्गी की बात हो रही है, जो कि अपना फूड जो है ना
वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फिर पूछा है स्कैवेंजर्स फूड चेन क्या है। तो ये एक टाइप ऑफ फूड चेन है जो कि स्कैवेंजर्स जिसमें सिर्फ रहते हैं, मतलब कि एग्जांपल दिया है वल्चर्स या हाइना। ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन डिकेइंग मैटर एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। अब आपसे पूछा है स्कैवेंजर्स फूड चेन, तो यहाँ तक का आंसर भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप और याद कर सकते हो तो ये एक स्टेटमेंट भी साथ में याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका। नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स का डेफिनेशन। लिविंग हो गया है, ये लिविंग होगा LIVING। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दूसरा डेफिनेशन, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर इन देयर एनवायरनमेंट। ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट का डेफिनेशन। तो यहाँ से भी आपको समझ में आया कि 2024 में भी, सॉरी 23 में भी सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ से आया। फिर जब मैं 2024 में देख रही हूँ तो यहाँ पे भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वही 3 डिफरेंट सेट्स के। तो तीनों ही ईयर्स में, मतलब 22, 23, 24 सब में यहाँ से सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये समझ के चलो कि इन डेफिनेशंस को जो अभी तक आया है, प्लस इसके अलावा जो आपको 2 मार्क्स लाइक डेफिनेशंस और अगर दिखेंगे लेसन्स में, तो आपको वही बस यहाँ से कवर करना है और आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ बायोस्फीयर का डेफिनेशन। तो बायोस्फीयर एक ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स है, जहाँ पे सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो बायोस्फीयर में सारे ही जितने भी आप लेते हो ना, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, उन सब का इंटरेक्शन सारे ही इकोसिस्टम्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा इकोसिस्टम। जैसे कि लैंड का अलग होता है, ट्री का अलग होता है, फॉरेस्ट का होता है, ओशियंस का, मतलब कि वाटर का होता है। तो वो सारे इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर देना है तो बायोस्फीयर बन जाता है। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास क्या है? टोटल मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में या फिर इकोसिस्टम में, इसको बोलते हैं बायोमास। ये जो बायोमास है ना, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे। तो ये वाले पॉइंट को भी ज़रूर ऐड करना है यहाँ। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। तो ये 2022 में जो हम लोग देखे थे डेफिनेशन, सेम वही यहाँ पे लिख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपके चैप्टर 5 का भी। यहाँ से आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लायक ही प्रिपेयर करना है, और 4 का तो आप देख लीजिए कि वहाँ से थोड़े ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट 6 मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट करके चलो ही कि वहाँ से आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 जो है उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। चैप्टर 6 वाला जो वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.